हेलो बच्चों, बेटा आज अपन है ना क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर सेकंड का फोर्थ वीडियो है ये 2.6.1 निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को बोलते हैं इंग्लिश में बेटा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर है ना। आपेक्षिक त्रुटि रिलेटिव एरर और प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर। ठीक है ना। ये है ना, हमने देखा था बेटा कि कोई भी मेजरमेंट हो, कोई भी माप हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, त्रुटि होती है। दो तरह की त्रुटि पढ़ी थी अपन ने, है ना, सिस्टेमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक है ना। अब उनके अंदर है ये निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, है ना। अब देखो बेटा बहुत आसान है ये। माना कि किसी राशि के कई मापनों में मान a1, a2, a3, an है ना। जैसे ऐसे समझो कोई भी कोई लकड़ी का एक टुकड़ा है ना, उसकी लंबाई नापने के लिए क्लास के 10 बच्चों को कह दिया, तो 10 बच्चे क्या करेंगे, उसकी अलग अलग नापेंगे। कोई उसको कितना 3.4 सेंटीमीटर नापेगा, कोई उसको 3.5 नापेगा, कोई 3.45 नापेगा, कोई कुछ नापेगा, कोई कुछ नापेगा, इस तरह से, है ना। तो अलग अलग रीडिंग्स हो जाएंगी उनकी ये। तो माना ये मापनों के जो मान है वो a1, a2, a3 और an है। प्रायोगिक परिस्थितियों में इस राशि का सर्वाधिक संभव मान जो है इन सभी मानों के समांतर माध्य को माना जा सकता है। ठीक है ना। तो प्रायोगिक परिस्थितियों में इस राशि का जो सर्वाधिक संभव मान है वो क्या हो सकता है बताओ, इनका जो समांतर माध्य होगा वो होगा ना। तो वो जो समांतर माध्य होगा वो क्या होगा, जो वास्तविक मान है उसके बहुत नजदीक होगा वो। तो ए माध्य निकालते हैं, जो रीडिंग्स लेते हैं हम, जो प्रेक्षण लेते हैं उनका क्या निकालते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। और वो माध्य क्या होता है बेटा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस कहाँ तक, an तक, है ना, बटे n कर देंगे, है ना। तो देखो ये जो सूत्र है ये इसी का रूप है ना। तो या a माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं या समेसन बोलते हैं। i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक, ai अपॉन n। तो इसको एक सामान्य रूप, एक जनरल टर्म हो गई इसकी ये है। तो i बराबर अगर 1 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 बटे 1, है ना। अगर माना दो प्रेक्षण है तो i बराबर 1 से लेके और 2 तक, तो a1 प्लस a2 बटे 2 हो जाएगा। i बराबर अगर माना i बराबर 1 से लेके n माना 4 रीडिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर 1 से लेके 4 तक, तो i1 a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 बटे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। क्योंकि जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है, यह मानना युक्ति संगत है कि किसी राशि की जो व्यष्टिगत माप है ना, व्यष्टिगत माप का मतलब होता है बेटा इंडिविजुअल जो माप होती है उसकी, जो व्यक्ति नापता है ना, वो व्यष्टिगत जो माप होती है, इंडिविजुअल जो मेजरमेंट होता है, वो उस राशि के वास्तविक मान से उतना ही अधिक आकलित हो सकती है जितनी उसके अब आकलित होने की संभावना होती है ना। तो ऐसे समझो, माना जैसे वही था बेटा, वो लकड़ी का टुकड़ा माना 3.5 सेंटीमीटर था एग्जैक्ट उसका, है ना। अब कुछ बच्चे इसको क्या नापेंगे, 3.55 नापेगा, कोई 3.6 नापेगा, कोई 3.65 नापेगा, लेकिन कुछ बच्चे 3.45 भी तो नापेंगे, कम भी नापेंगे, कोई 3.4 नापेगा, कोई 3.35 नापेगा, है ना। तो वो जो व्यष्टिगत माप है, इंडिविजुअल जो मेजरमेंट है, वो अब वास्तविक मान से उतना ही ज़्यादा आकलित हो सकता है ना, ओवर एस्टिमेट हो सकता है, जितना ही क्या हो सकता है, वो अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है ना। पॉजिटिव में भी ऊपर बढ़ सकता है और नेगेटिव में भी नीचे बढ़ सकता है। तो राशि के व्यष्टिगत, इंडिविजुअल, व्यष्टिगत का मतलब क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल, राशि के व्यष्टिगत और वास्तविक मान जो रियल वैल्यू है वो, है ना, के बीच के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी बेटा, जो उसकी वास्तविक माप है वो, तो वास्तविक माप हमने क्या मानी, माध्य, है ना, क्योंकि जो माध्य होगा वो क्या होगा, लगभग वास्तविक के बिल्कुल नजदीक होगा वो, है ना। और जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स लिए वो, तो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स और वो जो वास्तविक माप है अर्थात जो समांतर माध्य है ना, वो उनके बीच का जो अंतर हो गया, उस अंतर का परिमाण, परिमाण का मतलब क्या बेटा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं लेंगे, बस सिर्फ उसकी वैल्यू को लेंगे हम। तो परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं।
ठीक है ना। इसे मॉड डेल्टा ए द्वारा प्रदर्शित किया निर्दिष्ट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मॉड, ये जो दो चिन्ह क्या है, मॉड डेल्टा ए द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। क्योंकि हमें किसी राशि का वास्तविक मान ज्ञात करने की कोई विधि पता नहीं है, इसलिए हम समांतर माध्य को ही राशि का वास्तविक मान क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसको हम वास्तविक मान क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। समांतर माध्य को ही हम उसका वास्तविक मान स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। तब हमारी जो व्यष्टिगत माप में वास्तविक माप से निरपेक्ष त्रुटियां इस प्रकार होती हैं ना। तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगी बेटा, A1 में से A माध्य घटा दिया है ना। डेल्टा A2 क्या हो जाएगी, A2 में से A माध्य घटा, तो ऐसे डॉट 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 डॉट, तो डेल्टा AN क्या हो जाएगा, AN में से A माध्य घटा दिया। तो ऊपर परिकलित डेल्टा A का मान कुछ प्रकरणों के लिए धनात्मक हो सकता है ना। जैसे माना A माध्य आपका 3.5 आया है ना, क्या आया, 3.5 आया। तो कुछ मान जो 3.55 है, तो 3.55 में से 3.5 घटाओगे तो 0.05 बचा है ना, तो पॉजिटिव में आया वो है ना। ऐसे ही माना अगर किसी बच्चे ने 3.4 लिया रीडिंग है ना, तो और जो माध्य है वो 3.5 है, ठीक है ना। तो 3.4 में से 3.5 घटाओगे तो 0.1 माइनस में आगे नहीं आ गया, ठीक है ना। तो ऊपर परिकलित डेल्टा ए के मान कुछ प्रकरणों के लिए धनात्मक हो सकता है, जबकि कुछ अन्य के लिए वो ऋणात्मक भी हो सकता है। परंतु निरपेक्ष त्रुटि जो होती है मॉड डेल्टा ए सदैव ही क्या होगी, धनात्मक होगी। तो मॉड में क्या है बेटा, हम चिन्ह को कंसीडर नहीं करते हैं, बस उसके परिमाण को सिर्फ हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब है भौतिक राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का समांतर माध्य है ना। तो अब जी जो अलग अलग डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा N निकाले हमने है ना, इनका भी अगर मैं समांतर माध्य ले लूं तो वो क्या बन जाएगा, डेल्टा A माध्य बन जाएगा। तो डेल्टा A माध्य क्या हो गया है ना। तो भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि A के मान की अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। तो ये तो निरपेक्ष त्रुटि हुई डेल्टा A1, डेल्टा A2, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, इन सब का क्या ले लेंगे हम, समांतर माध्य ले लेंगे। ठीक है। तो डेल्टा A माध्य क्या हो गया, डेल्टा A1 मॉड प्लस डेल्टा A2 मॉड प्लस डेल्टा A3 मॉड डॉट 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 डेल्टा AN मॉड बटे N है ना। तो वही इसको जनरल रूप में ये लिख दिया, I = 1 से लेके सिग्मा या समेसन I = 1 से लेके I = n तक, और मॉड डेल्टा AI बटे n। तो यदि हम कोई एकल माप लें तो हमें इसका मान A माध्य प्लस माइनस डेल्टा A माध्य के परिसर में कहीं प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो इस रेंज में आएगा वो A माध्य प्लस माइनस डेल्टा A माध्य, इस रेंज के अंदर वो जो होगा वो सारी रीडिंग्स इसके अंदर आएंगी। अर्थात A बराबर क्या हो गया, A माध्य प्लस माइनस डेल्टा A माध्य। तो ये कहाँ से कहाँ तक, A माध्य माइनस A माध्य लेस देन इक्वल टू A माध्य प्लस डेल्टा A माध्य है ना। तो इससे लेके और इसके बीच में इसकी वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब है निरपेक्ष त्रुटि के स्थान पर हम प्राय आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि ना का प्रयोग करते हैं है ना। तो नॉर्मली जो है ना बेटा, निरपेक्ष त्रुटि जो एब्सोल्यूट एरर है उसके बजाय हम क्या ज़्यादा चीज़ें यूज करते हैं, आपेक्षिक त्रुटि है ना, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर का प्रयोग करते हैं। अब आपेक्षिक त्रुटि और क्या होती है, देखो बेटा, आपेक्षिक त्रुटि मापित राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A माध्य एवं इसके माध्य मान A माध्य का अनुपात होती है ना। तो जो डेल्टा A माध्य निकाला आपने है ना, उसमें अगर A माध्य का भाग दे दूं मैं, ठीक है ना, तो क्या मिल गया हमको, आपेक्षिक त्रुटि मिल गई है ना। तो देखो अभी आगे बेटा तुम वो करोगे ना, एग्जाम्पल करोगे तो पूरा अच्छी तरह से समझ में ये आ जाएगा आपके है ना। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या हो गई, जो डेल्टा A माध्य निकाला है ना। तो देखो ऐसे समझो बेटा, माना 5 रीडिंग्स हैं A1, A2, A3, A4, A5 है ना। तो सबसे पहले तो क्या निकाला हमने, A माध्य निकाला। A माध्य में क्या होगा बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5 कर लिया, तो A माध्य निकल गया आपका है ना। फिर इसके बाद में
ए माध्य जब आपने निकाल लिया तो अब हम अलग अलग जो मेजरमेंट्स हैं उनके लिए निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5। तो डेल्टा A1 क्या होगा, जो A1 था उसमें से A माध्य घटा दो। डेल्टा A2 क्या हो गया, A2 में से A माध्य घटा दो, है ना। ऐसे डेल्टा A3 क्या हो गया, A3 में से A माध्य घटा दो। ऐसे करके आपने पांचों क्या निकाल लिए आपने, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5, है ना। अब इसमें से क्या होगा, कुछ डेल्टा जो हैं, डेल्टा A जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे और कुछ डेल्टा A क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो अब जब वो निकालोगे आप, डेल्टा A माध्य जब निकालोगे तो सिर्फ हम मोड को लेंगे, यानी प्लस माइनस के चिन्हों को कंसीडर, सबको प्लस मान के चलेंगे हम। जो नेगेटिव वाले हैं ना उनको भी क्या मान के चलेंगे, हम प्लस मान के चलेंगे। तो डेल्टा A माध्य क्या हो गया, डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 का मॉड प्लस डेल्टा A3 का मॉड प्लस डेल्टा A5 का मॉड बटे 5। तो उससे क्या मिल गया आपको, डेल्टा A माध्य मिल गया, ठीक है ना। जब डेल्टा A माध्य निकल गया और A माध्य आप पहले निकाल ही चुके हो, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाता है, आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। जब आपेक्षिक त्रुटि निकाल दी आपने तो 100 से जब आप इसको गुणा कर दोगे तो क्या निकल जाएगी, प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी, है ना। तो जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है, इसे परसेंटेज एरर कहा जाता है। अतः प्रतिशत त्रुटि डेल्टा A बराबर क्या हो गया, डेल्टा A माध्य बटे A माध्य गुणा 100% में निकल जाएगी ये। तो आइए अब हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं। देखो बेटा, अब ये एक एग्जाम्पल है, इसमें उसके बारे में समझाया गया है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यथार्थता और परिशुद्धता। तो देखो यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर बताया था ना मैंने बेटा। यथार्थता क्या होती है कि जो कोई मान वास्तविक मान के जितना नज़दीक होता है वो उतना ही यथार्थ होता है। लेकिन जो परिशुद्धता है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है कि कितने ज़्यादा अच्छे रिजोल्यूशन का, है ना, कितने ज़्यादा अच्छे विभेदन का आपने उपकरण काम में लिया है ना। अगर माना कोई 1 पॉइंट तक मेजरमेंट दे रहा है तो वो कम विभेदन क्षमता हो गई, 2 पॉइंट तक मेजरमेंट दे रहा है वो, है ना, ठीक है ना, तो वो उसकी और विभेदन क्षमता हो गई, ठीक है ना। 3 पॉइंट तक दे रहा है तो उसकी और भी ज़्यादा विभेदन क्षमता हो गई, है ना। तो देखो इसमें समझ में आ जाएगा आपके। राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी से तुलना करके 2 घड़ियों की जांच की जा रही है। मानक घड़ी जब दोपहर के 12 तो घंटे हो गए, ये मिनट हो गए और ये सेकंड हो गए, का समय दर्शाती है। तो इन घड़ियों के पाठ्यांक इस प्रकार हैं, ठीक है ना। तो इन घड़ियों की क्या की जा रही है, जांच की जा रही है ना बेटा। 2 घड़ी हैं, घड़ी 1 और घड़ी 2, है ना। देखो सोमवार को ये टाइम दे रही है, मंगलवार को ये दे रही है, ये बुधवार शनि रविवार तक नाप लिया, ऐसे इसका नाम, इसका ये क्या कर लिया, नोट कर लिया हमने। तो 12 बजे, दोनों के 12 बजे नोट करे हैं, है ना। इस घड़ी का भी सोमवार को नोट किया फर्स्ट घड़ी का, फिर फर्स्ट घड़ी का उसका सेकंड घड़ी का सोमवार को किया, इस तरह से ना। तो अलग अलग इनकी ये हो गई। यदि आप कोई ऐसा प्रयोग कर रहे हों जिसके लिए आपको परिशुद्ध समय अंतराल मापन की आवश्यकता है, यानी परिशुद्ध समय अंतराल की मापन की जरूरत है आपको, है ना, तो इनमें से आप किस घड़ी को वरीयता देंगे, है ना। तो अब आप देखो बेटा, अच्छी तरह से देखो इसको, 12:0 और ये 5 सेकंड, है ना। 12:01 15 सेकंड, 11:59:08 12। तो इसमें देखो कि मैक्सिमम जो है ना, अधिकतम कितना क्या रीडिंग है घड़ी की। तो देखो ये 12 में 05 है, ये 12 में 1:15 है, ये 12 में 1:50 है, 12 में 31। तो ये हुई ना सबसे बड़ी, है ना। सबसे ज़्यादा रीडिंग क्या हो रही है, 12:01 और 50 सेकंड, है ना। अब मिनिमम देखेंगे हम, ठीक है ना। मिनिमम देखो बेटा 11 का देखो, 11:59:08, 11:59:15, है ना। 2 ही हैं 11 की, तो ये मिनिमम हुई कि नहीं, 11:59 और 08 सेकंड और 11:59 और 15 सेकंड, तो ये है। तो ये उसकी क्या हो गई, जो अधिकतम समय दर्शा रही है, और ये जो है वो क्या है, मिनिमम जो समय दर्शा रही है ना। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे हम। क्या निकालेंगे बेटा, इसका अंतर। देखो 11:59 और 8 सेकंड, है ना। तो देखो 52 सेकंड तो ये हो गए, तो ये 12 बज गए नहीं बज गए, 52 सेकंड में ये हो गए। और 1 मिनट और 50 सेकंड, तो 1 मिनट के कितने हो गए, 60 सेकंड, और 60 और 50 के 110 सेकंड, और ये 52 सेकंड। तो 110 और 52 कितने हो गए, 162 सेकंड। तो इसका मतलब जो फर्स्ट घड़ी है इसमें कितने का वेरिएशन आ रहा है,
162 सेकंड का इसमें वेरिएशन आ रहा है, 162 सेकंड्स का फर्स्ट घड़ी में, है ना। अब सेकंड घड़ी को देखो बेटा, 10:15, ये घड़ी 10 ही बजा रही है, 10:15 और 06 सेकंड, तो 10:14 है ना, 10:15, 10:15, 10:14, 10, तो इसमें वही मैक्सिमम और मिनिमम का देखेंगे। तो देखो बेटा 10:15 का देखो पहले मैक्सिमम क्या है, 15:06, 15:18, 15:07, 15:24, तो मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम है ना। तो 10:15 और 24 सेकंड है ना। और मिनिमम का देखो 14 में 14:59, 14:53, तो ये है 14:53 है ना। तो ये मैक्सिमम है और ये क्या है बेटा, मिनिमम है। तो इन दोनों के बीच में अंतर देखो आप, तो 10:14 सेकंड, देखो 7 सेकंड तो ये हुए है ना, और तो 7 सेकंड होते ही 10:15 हो गए, और फिर 10:15 और 24 सेकंड ये है, तो 7 और 24 कितने हो गए, 31 सेकंड है ना। तो देखो बेटा इस वाली घड़ी में कितने का वेरिएशन आ रहा है, 162 सेकंड्स का, और इस वाली घड़ी में सिर्फ कितने का आ रहा है बताओ, 31 सेकंड्स का इसमें डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसकी रीडिंग्स जो है वो 162 सेकंड ऊपर नीचे हो रही हैं। इसकी रीडिंग कितने हैं, सिर्फ 31 सेकंड, लेकिन देखो 12 बज रहे थे उसमें, जो मानक घड़ी थी उसमें कितने बज रहे थे, 12। तो इसका जो मान है ना, ये घड़ी जो है ये उसके निकट है ना, वास्तविक मान के क्या है, ये ज़्यादा निकट है। लेकिन देखो बेटा ये परिशुद्ध ज़्यादा है, ये वाली जो सेकंड वाली घड़ी है, अब तुम कहोगे ये तो गलत है ना, ये तो बहुत कम समय दर्शा रही है। तो बेटा इसकी सेटिंग खराब हो रखी है, इसकी जो, इसको बोल सकते हो आप, सेटिंग को बोल सकते हो जीरो सेटिंग है ना, जैसे कहते हैं ना घड़ी डिस्टर्बेंस हो गई उसकी। तो वैसे ये एक्यूरेट है ना। तो 5 दिन क्या नाम है, 7 दिन की जो रीडिंग्स है उनमें बहुत कम अंतराल नहीं आ रहा है, और इसमें 7 दिन की रीडिंग्स में कितने का अंतर आ रहा है, 162 सेकंड का अंतर आ रहा है। इसमें 7 दिन की रीडिंग्स में कितने का आ रहा है, सिर्फ 31 सेकंड्स का आ रहा है। ये बात अलग है कि इसकी जो जीरो सेटिंग है वो गड़बड़ाई हुई है, तो इसकी जो जीरो सेटिंग है उसको तो आप ठीक कर सकते हो है ना। तो अधिक परिशुद्ध मापन कौन सी घड़ी कर रही है, सेकंड वाली घड़ी कर रही है ना। भले ही यथार्थ इसका ज़्यादा है घड़ी फर्स्ट का, लेकिन परिशुद्ध घड़ी कौन सी है, सेकंड है, ठीक है ना। तो इसकी जीरो एडजस्टमेंट को ठीक करके आप फिर ये इस तरह से 12 बजे के आसपास रीडिंग दिखाने लग जाएगी, दिखाने लग जाएगी। तो इसकी ये कह रहा ना कि यदि आपको ऐसा प्रयोग कर रहे हो जिसके लिए आपको परिशुद्ध समय अंतराल मापन की जरूरत है, तो इसमें आप किस घड़ी को वरीयता दोगे, तो किस घड़ी को देंगे बताओ, हम सेकंड वाली घड़ी को देंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट सेकंड इसका क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम एक सरल लोलक का दोलन काल है ना, एक सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका जो टाइम पीरियड है, आप दोलन काल बोल दो या आवर्त काल बोल दो है ना, उसका टाइम पीरियड ज्ञात करते हैं। प्रयोग के क्रमिक मापनों में लिए गए पाठ्यांक ये दे रखे। देखो इससे बेटा आपको वो समझ में आ जाएगा सारा है ना, कौन सा निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो। तो ये 1 2 3 4 5 रीडिंग्स हैं है ना, 2.63 सेकंड्स, 2.56 सेकंड्स, 2.42 सेकंड्स और 2.71 और 2.80। तो ये देखो A1, A2, A3, A4 और A5, ये 5 रीडिंग्स हो गई, नहीं होगी बेटा। अब क्या पूछ रहा है, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, तीनों त्रुटियों को पूछ रहा है। देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आ जाएगा समझ में आपके। देखो बेटा ये A1, A2, A3, A4 और A5। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, ए माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए माध्य। तो ए माध्य क्या हो जाएगा, इन पांचों को जोड़ के 5 का भाग दे दिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है बेटा, देखो जैसे ये इसमें 2 अंक हैं, इनमें भी 2 अंक हैं, इनमें भी 2 अंक हैं, लेकिन जब आप इनको जोड़ के 5 का भाग दोगे तो ये 2.624 आएगा है ना। तो इसमें दशमलव के कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए है ना। तो हमको कितने अंक तक लेना है, 2 ही अंक तक लेना। तो इसलिए इसका क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे इसको। तो ये आगे दे रखा है इसमें, राउंड ऑफ करने का तरीका ये है, कोई जिस अंक को राउंड ऑफ कर रहे हो है ना, वो अगर 5 से ज़्यादा है तो ये वाली डिजिट अपने आप बढ़ जाती है, तो इसको 1 बढ़ा देते हैं। अगर 5 से कम है तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, और अगर 5 है तो उसके अलग नियम है। तो 3 नियम होते हैं इसके है ना। तो ये 4 है तो इसको 2.62 सेकंड्स ले लिया हमने, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, ए माध्य निकाल लिया है ना। अब ए माध्य के बाद अब याद करो बेटा, अब क्या निकालेंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5 है ना। तो डेल्टा A1 क्या हो गया बताओ, जो A1 है, जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें से ए माध्य घटा देंगे है ना। तो डेल्टा A1 क्या आ गया, देखो फर्स्ट रीडिंग 2.63 है ना हमारी
है ना। देखो ये रही 2.63 सेकंड, इसमें से 2.62 हमारा समांतर माध्य आ गया तो 2.62 घटा दिया तो ये क्या आ गया 0.01 सेकंड्स आ गया। सेकंड रीडिंग क्या थी हमारी 2.56, 2.56 में से 2.62 घटाएंगे तो देखो 2.56 में 2 देखो अभी आ गया ना। तो ये तो पॉजिटिव थी वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई है ना। ये वाली वैल्यू क्या आ गई बेटा, नेगेटिव आ गई है ना। फिर ऐसे ही थर्ड रीडिंग क्या थी हमारी 2.42, 2.42 में से 2.62 घटाओगे तो ये भी नेगेटिव आएगी। 2.7 में से 2.62 घटाओगे तो ये पॉजिटिव आएगी, और 2.80 में से 2.62 घटाओगे तो ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो देखो दो रीडिंग्स क्या आ रही हैं आपकी, नेगेटिव आ रही हैं। तो ये हमने क्या निकाल ली, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 है ना। ये क्या हो गई डेल्टा A1, ये क्या हो गई डेल्टा A2, ये डेल्टा A3, डेल्टा A4 और ये क्या हो गई डेल्टा A5 है ना। अब याद करो हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ना। तो ये देखो निरपेक्ष त्रुटि निकल गई ना, ये फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने कर दिया, निरपेक्ष त्रुटि निकाल दी आपने। अब सापेक्ष त्रुटि निकालोगे आप, रिलेटिव एरर, तो उसके लिए क्या करते हैं याद करो, उसके लिए डेल्टा A माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, डेल्टा A माध्य। तो उस डेल्टा A माध्य में क्या करते हैं, इनके सिर्फ परिमाणों को लेते हैं, इनके चिन्हों का हम छोड़ देते हैं। तो मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस मॉड डेल्टा A4 प्लस मॉड डेल्टा A5 में किसका भाग दे दोगे, 5 का भाग दे दोगे है ना। तो मॉड क्या हो जाएगा, ये 0.01 है ना, इसको माइनस को छोड़ देंगे, 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 में किसका भाग दे दिया, 5 का। देखो यहाँ देखा रखा है, तो डेल्टा T माध्य आ गया ये है ना, T नाम दे दिया मैंने। तो डेल्टा T1, T2, T3 बोल सकते हो आप, इसको दिया A भी बोल सकते हो आप है ना। तो डेल्टा A माध्य क्या हो गया, इन पांचों रीडिंग्स को जोड़ के किसका भाग दे दिया, 5 का। तो ये ध्यान रखना है कि इसको माइनस को कंसीडर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्या लेते हैं, सिर्फ इसका मॉड लेते हैं। तो इसमें जब भाग दिया बेटा तो ये आ गया 0.54/5, तो 0.11 सेकेंड्स आ गया है ना। तो अब इसमें ये दिखाया है कि भाई इसका अर्थ है कि है ना, सरल लोलक का दोलन काल 2.62 है ना। तो क्या होता है, A माध्य प्लस माइनस डेल्टा A माध्य है ना, ये था ना। देखो ये यहाँ पे A बराबर क्या होता है, A माध्य प्लस माइनस डेल्टा A माध्य। तो ये क्या रीडिंग हो गई बेटा आपकी 2.62। A माध्य क्या था हमारा, ये निकला था ना 2.62 निकला था, प्लस माइनस डेल्टा A माध्य क्या हो गया 0.11 हो गया है ना। अर्थात इसका जो मान है वो 2.62 प्लस 0.11 सेकेंड्स एवं 2.62 माइनस 0.11 सेकेंड्स, अर्थात 2.73 सेकेंड्स और 2.51 सेकेंड्स के बीच में है। क्योंकि सभी निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य 0.11 सेकेंड्स है, अतः इस मान के सेकंड के 10वें अंश में पहले से ही त्रुटि है ना। 10वें अंश में इस फर्स्ट के 10वां अंश हो गया, 100वां अंश हो गया, इसमें पहले से ही त्रुटि है, इसलिए दोलन काल का मान सेकंड के 100वें भाग तक व्यक्त करने का कोई अर्थ नहीं। तो हम इसको फर्स्ट डिजिट को ही ले लेंगे, ठीक है ना, इसकी जो इस वाली डिजिट को लेने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट डिजिट को ही ले लेंगे हम। इसलिए दोलन काल का मान है ना, इसलिए दोलन काल का मान सेकंड के 100वें भाग तक व्यक्त करने का कोई अर्थ नहीं है। इसको व्यक्त करने का अधिक सही ढंग ये हो गया। तो 2.62 प्लस माइनस 0.11 था, तो उसी जगह क्या लिख सकते हैं 2.62 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड्स है ना। तो ये आपने त्रुटि को क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, ठीक है ना। आगे बस समझ में। तो बेटा ये आपने क्या निकाला, सबसे पहले इसकी निरपेक्ष त्रुटियां निकाल दी है ना। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के बाद फिर क्या निकाला आपने, डेल्टा A माध्य निकाल दिया, ठीक है ना, डेल्टा A माध्य निकाल दिया है ना। तो इस तरह से अब वो क्या था बेटा, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है बताओ। डेल्टा A माध्य में किसका भाग दिया हमने, डेल्टा A माध्य में किसका, A माध्य का है ना। तो डेल्टा A माध्य क्या है हमारा 0.11 और फिर A माध्य कितना है 2.62, ठीक है ना। तो उससे किसकी वैल्यू निकल गई आपके पास, सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर की निकल गई। फिर जब उसको किससे गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे तो क्या निकल जाएगी आपके पास, परसेंटेज एरर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस उदाहरण में आपेक्षिक त्रुटि तक प्रत्यक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि कितनी होगी बेटा, देखो 0.11 था ना, उसी जगह क्या ले लिया, सिर्फ 0.1 ले लिया। तो 0.1/2.6 है ना। 2.6 क्या था हमारा, ये था ना 2.62, तो 2.6 ले लिया इसको इसमें
ठीक है ना। तो ये 2.6, तो 0 जो डेल्टा ए माध्य आया 0.1, इसमें ए माध्य का भाग दे दोगे आप 2.6 का, तो क्या निकल जाएगी आपकी सापेक्ष त्रुटि मिल गई। और उसको जब 100 से गुणा कर दोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये लगभग 4% आ गया, ठीक है ना। यानी 0.1 बटे 2.6 इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4% आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी बेटा तीन प्रकार की त्रुटियां हो गई। पहली त्रुटि कौन सी पढ़ी हमने, आपेक्षिक त्रुटि, फिर उसके बाद सापेक्ष त्रुटि, नहीं पहले निरपेक्ष त्रुटि, है ना, निरपेक्ष त्रुटि, है ना, एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद फिर आपेक्षिक त्रुटि बोल देते हैं और सापेक्ष त्रुटि बोल देते हैं, है ना। तो जैसे होता है ना आपेक्षिक वेग और सापेक्ष वेग, बात एक ही होती है। तो वो हो गई रिलेटिव एरर हो गई, और तीसरा क्या होती है, परसेंटेज एरर हो गई, है ना। अब इसके बाद हम आते हैं बेटा त्रुटियों का संयोजन, है ना। तो त्रुटियों के संयोजन का मतलब ये है बेटा, जैसे माना आपने किसी का क्षेत्रफल निकाला, है ना, जैसे कोई एक आयत है उसका क्षेत्रफल निकाला, है ना। अब आपने पहले उसकी लंबाई नापी और फिर आपने उसकी चौड़ाई नापी, है ना बेटा। तो लंबाई को नापोगे आप तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी, और चौड़ाई को नापोगे उसमें भी कुछ एरर होगी, है ना। लेकिन जब आप उसका एरिया कैलकुलेट करोगे, क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, तो उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई, अब लंबाई में भी पहले से ही ऑलरेडी त्रुटि है और चौड़ाई में भी ऑलरेडी पहले से ही त्रुटि है, तो उसके क्षेत्रफल पे उन लंबाई और चौड़ाई की त्रुटि की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ क्या कहलाती है, त्रुटियों का संयोजन कहलाता है ना। तो किसी दो रीडिंग्स को हम जोड़ें या घटाएं तब एरर पे क्या फर्क पड़ता है ना। जब दो रीडिंग्स को क्या करें, हम गुणा करें तो उनमें त्रुटि पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। या घात पे हो, किस में हो, घात में हो, ठीक है ना, तो फिर उसमें किस तरह से एरर्स पे फर्क पड़ता है, इस चीज का इसमें दिखाया गया है ना। देखो त्रुटियों का संयोजन, है ना। तो अब इस त्रुटियों के संयोजन में पहला है बेटा किसी संकलन या व्यवकलन की त्रुटि, है ना। देखो पहले मैं पढ़ देता हूँ इसको। यदि हम कोई ऐसा प्रयोग करें जिसमें कई माप सम्मिलित हों, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि इन मापनों में त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती हैं। उदाहरण के लिए किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात द्वारा व्यक्त है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अब आप द्रव्यमान नापोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, और आयतन नापोगे उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। तो इन द्रव्यमान और आयतन की त्रुटि की वजह से घनत्व में कितनी त्रुटि उत्पन्न होगी, वो चीज़ हमको ज्ञात करनी होती है। तो यदि हम किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी आमापों, साइज या विमाओं, डायमेंशंस के मापने में त्रुटि करते हैं, तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उस वस्तु के पदार्थ के घनत्व में भी त्रुटि आएगी। तो उसके घनत्व में भी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। यह आकलन करने के लिए कि यह त्रुटि कितनी होगी, हमें यह सीखना होगा कि विभिन्न गणितीय संक्रियाओं में त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती हैं। इसके लिए निम्नलिखित कार्यविधि का अनुसरण करते हैं, है ना। तो देखो बेटा पहला है किसी संकलन या व्यवकलन में त्रुटि, है ना। संकलन या व्यवकलन की त्रुटि, यानी जब आप दो वैल्यूज को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तब त्रुटि किस प्रकार निकालोगे आप। दूसरा है गुणनफल या भागफल की त्रुटि, है ना। जब दो रीडिंग्स को क्या कर रहे हो, आप गुणा कर रहे हो या भाग दे रहे हो, तब वो त्रुटियां किस प्रकार से संयोजित होती हैं। और तीसरा है मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि, है ना। जब जो नापी है आपने राशि वो घात के रूप में व्यक्त हो रही है, पावर के रूप में व्यक्त हो रही है, तो त्रुटि किस प्रकार से संकलित होगी, ये चीज़ हमको जाननी होती है। देखो मैं मोटा मोटा बता दूँ आपको बेटा कि जब जोड़ते या घटाते हैं, है ना, तो त्रुटियां सिंपली क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। जो उनकी निरपेक्ष त्रुटि जो होती हैं वो सिंपली जुड़ जाती है। कौन सी जुड़ती हैं बेटा, निरपेक्ष त्रुटि, जो एब्सोल्यूट एरर होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। अगर हम गुणनफल या गुणा या भाग कर रहे हैं तो देखो यहाँ ध्यान रखना, जो जोड़ और घटाव में क्या करते हैं, हम किसको लेते हैं, निरपेक्ष त्रुटियों को। इसको लेते हैं हम, निरपेक्ष त्रुटियों को लेते हैं। जबकि गुणनफल और भाग में, है ना, हम किसको लेते हैं, सापेक्ष त्रुटि को या आपेक्षिक त्रुटि को लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है ये मापित घात के प्रकरण में, है ना, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो घात होती है वो आगे आ जाती है ना। तो अभी अपन करके देखेंगे तब आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो ऐसे समझो बेटा इसको। मान लीजिए कि दो भौतिक राशियां a व b के मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b हैं, है ना। जैसे ये इसका एक राशि का मान a प्लस माइनस डेल्टा a तो क्या है, उसका मान हो गया,
ठीक है ना। ये क्या हो गया, उसका माध्य मान हो गया, और ये प्लस माइनस डेल्टा ये क्या हो गया, ये इसका निरपेक्ष त्रुटि हो गई, है ना। ऐसे ही b प्लस माइनस डेल्टा बी, जहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी क्रमशः इन राशियों की क्या है, ये निरपेक्ष त्रुटियां हैं। हम संकलन z बराबर a प्लस बी में अगर हम माना इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अगर माना हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, a प्लस बी कर रहे हैं, संकलित करने पर z तो क्या होगा, डेल्टा जेड में त्रुटि ज्ञात करना चाहते हैं हम, संकलन जो है जेड बराबर ए प्लस बी, यानी तो क्या हो जाएगा बेटा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो डेल्टा जेड बराबर क्या हो गया, है ना। देखो इसको जब खोलोगे ना आप, तो जेड की जगह क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी लिख सकते हो। यहाँ ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा जेड और ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी, तो देखो इधर का ए प्लस बी इधर के ए प्लस बी से कट गया ना, तो इधर की तरफ क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड, है ना। तो डेल्टा जेड जो प्लस माइनस डेल्टा जेड जो हुआ वो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। तो अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है ना, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या हुआ बेटा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, यानी ये डेल्टा जेड, इसका भी प्लस का चिन्ह ले लो, इसका भी प्लस का चिन्ह ले लो, इसका भी क्या ले लो, प्लस का चिन्ह। तो प्लस डेल्टा जेड बराबर होगी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा जेड बराबर हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आया ना समझ में, ठीक है ना। तो जब किसी को क्या कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, दो राशियों को या तीन जितनी भी राशि, तो उनमें जो निरपेक्ष त्रुटि होती हैं वो सिंपली क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। ऐसे समझो आप बेटा, देखो अच्छा इसमें आगे दिखा रखा है, देखो एग्जाम्पल दिखा रखा है, उससे समझ में आ जाएगा आपके, है ना। ठीक है, तो जैसा ये प्लस के लिए था वैसा ही रूल किसके लिए है, माइनस के लिए, है ना। तो व्यवकलित करने पर, घटाने पर, व्यवकलित करने पर, घटाने पर z बराबर क्या हो गया, a माइनस बी के लिए भी z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस ये। तो जब इधर a माइनस बी से इधर का a माइनस बी कट गया, तो प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या आ गया, वही प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। तो दोनों ही केसेज में, है ना, चाहे आप उन दोनों रीडिंग्स को जोड़ो या उन दोनों रीडिंग्स को घटाओ, समझ रहे नहीं समझ रहे बात, तो बेटा जो त्रुटि होगी वो उनकी आपेक्षिक त्रुटि आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। उनकी त्रुटियां, आपेक्षिक त्रुटि जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे समझो, देखो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे a1 बराबर है 2.3 प्लस माइनस 0.5, है ना, और a2 बराबर है ना, a2 बराबर है 2.8 प्लस माइनस 0.7। तो अगर आप a1 प्लस a2 करना चाहते हो, है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, जो त्रुटि होगी, है ना, ये तो हो ही जाएंगे 2.3 और 2.8 कितना हो गया, 8 3 11, यानी 5.1 प्लस माइनस जो त्रुटि होगी वो सिंपली इनको जोड़ दो, तो 0.5 और 0.7 कितना हो गया, 1.2, ये हो गया। ऐसे अगर a1 माइनस a2 भी अगर आप निकालना चाहते हो, तो यहाँ ध्यान रखो बेटा, a1 माइनस अगर a2 भी आप निकालना चाह रहे हो तो क्या होगा, है ना, 2.3 और में से क्या घटाओगे, 2.8 घटाओगे तो माइनस के 0.5 प्लस माइनस। तो इस केस में भी, घटाने में भी ऐसा नहीं करना है कि भाई इसमें से इसको घटा दो या इसमें से घटा दो, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, त्रुटि क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी, है ना। तो इस केस में भी वही 0.5 और 0.7 कितना हो गया, 1.2, ठीक है ना, ये हो गया। इस तरह से ये क्या होती हैं बेटा, संकलित होती हैं। देखो इसमें दिखा रखा, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और T2 है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री। इन पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि, तापांतर का मतलब डिफरेंस निकालना है आपको, तापांतर निकालना है। तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा बेटा, है ना, 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 50 में से 20 तो घट जाएगा 30, लेकिन जो त्रुटि होगी वो ऐसा मत करना कि 0.5 में से 0.5 घटा दो 0 हो गया, त्रुटि 0 हो गई, नो, त्रुटि क्या होगी, जुड़ेगी हमेशा, है ना। तो 0.5 तो इसका हो गया और 0.5 ही इसका हो गया, तो टोटल कितना हो गया, प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो त्रुटि हमेशा क्या होती है बेटा, जुड़ती है ना। तो किसको इसमें जोड़ने, संकलन और व्यवकलन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हम किसको जोड़ते हैं, है ना, किसको जोड़ते हैं, निरपेक्ष त्रुटि को जोड़ते हैं, है ना। और अब इसके बाद गुणनफल या भागफल में त्रुटि,
ठीक है ना। तो गुणनफल या भागफल की त्रुटि में क्या दिखाया बेटा, देखो इसमें माना z बराबर ए बी है और a और b के मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा और b प्लस माइनस डेल्टा b है, तब z प्लस माइनस डेल्टा z कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a गुणा b प्लस माइनस डेल्टा b। जब इनको खोलोगे तो इस तरह से आ जाएगा बेटा। और z बराबर क्या है, a b है, तो a b से a b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस a डेल्टा b और प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, है ना। तो अब ये कहना चाह रहा है बेटा कि डेल्टा a और डेल्टा b ऑलरेडी क्या है, बहुत कम है इनकी वैल्यूज। तो जो डेल्टा a गुणा डेल्टा b होगा वो और कम आ जाएगा। जैसे देखो ना बेटा, 0.5 को 0.4 से गुणा करेंगे, है ना, तो क्या आता है, 0.02 आता है ना। और वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी वैसे जब अंकों को गुणा करते हो तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। जैसे 4 को 5 से गुणा किया आपने तो 4 पंजे क्या होते हैं, 20 होते हैं। जबकि 0.5 को 0.4 से गुणा करोगे तो और कम हो जाएगी वैल्यू, है ना। 0.4 को 0.5 से करोगे तो क्या होगा, 0.02 हो गया, यानी और बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको नगण्य मान सकते हैं, है ना। तो इसमें जब z में दोनों तरफ भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, है ना। तो इस केस में जो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि होती है ना, किसके केस में, गुणनफल या भागफल के केस में, तो जो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि होती है वो क्या होती है बेटा, डेल्टा z अपॉन z होती है। वो डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो देखो जिस तरह से बेटा उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो निरपेक्ष त्रुटि जुड़ती थी, है ना, इसी प्रकार, है ना, गुणनफल और भागफल में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में निरपेक्ष त्रुटि नहीं होती। इसमें जो आपेक्षिक त्रुटि है ना, जो आपेक्षिक त्रुटि है वो जुड़ती घटती है ना, है ना बात समझ में। तो गुणनफल या भागफल में जो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि है वो कितनी होगी, डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, है समझ में। तो अतः नियम यह है कि, ना, अतः नियम यह है कि जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है ना, तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि जो होती है उन गुणजों अथवा भाजकों में आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है। तो आपेक्षिक त्रुटि उन जो गुणा करे या भाग दिया आपने उनकी आपेक्षिक त्रुटियों का क्या होती है, योग होती है, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें दिखा रखा बेटा कि प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I होता है, तो इसमें भागफल है ना, V बराबर है 100 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है ना, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I, तो भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इसमें भाग लगेगा, है ना। तो V में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 5, और I में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2, है ना। देखो बेटा ये कैसे निकालेंगे, 5/100 गुणा 100, तो क्या आ गया, 5 आ गया कि नहीं आ गया। और ये क्या हो जाएगा, 2/10 गुणा 100, क्योंकि 10 पे 0.2 है ये, है ना। तो हमको 100 पे निकालेंगे तो कितना होगा, 0.2/10 इंटू 100। इसमें क्या करना था, 5/100 गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया तो 5% आ गई। इसमें परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, 0.2/10 इंटू 100, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें 5% हो गई और इसमें 2 हो गई। तो R में कुल प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई, है ना, 5% प्लस 2% इक्वल टू कितनी हो गई, 7% हो गई, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप, तो यानी गुणनफल और भागफल में जो त्रुटियां होती हैं उनको क्या नियम है इसमें, कि जो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि होती है वो उन गुणज और जो भागफल करे उनकी आपेक्षिक त्रुटियों का क्या होती है, योग होती है ना। तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियों को क्या कर देते हैं, सिंपली जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो 2.10 ये भी बेटा इसी तरह से कर सकते हैं हम इसको, है ना। जैसे R1 बराबर दे रखा 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 दे रखा 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है ना। दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, इनको सीरीज में और पैरेलल में इनको जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए A
के लिए संबंध है ना, श्रेणी क्रम के लिए तो संबंध क्या है, r बराबर r1 प्लस r2 लेना है, एवं b है ना पार्श्व क्रम के लिए क्या लेना है, 1 अपॉन r डैश बराबर 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 तथा डेल्टा r1 डैश डेल्टा r डैश बटे r डैश स्क्वायर बराबर डेल्टा r1 बटे r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बटे r2 स्क्वायर का उपयोग करना है। देखो बेटा श्रेणी क्रम में तो सिंपल सा है ही, है ना, कि इसमें तो क्या हो गया, r बराबर क्या होता है r1 प्लस r2, तो उनमें क्या होता है, जो वो होती है निरपेक्ष त्रुटि है वो सीधा जुड़ती है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, सीधा जुड़ती है। इसमें निरपेक्ष त्रुटि कितनी है बेटा 3, इसमें निरपेक्ष त्रुटि कितनी है 4, है ना, तो कितना हो गया r1 प्लस r2 कितना होता है 100 और 200 कितना हो गया 300, और ये दोनों जुड़ गए तो 3 और 4 क्या हो गया 7, है ना, तो क्या हो गया 300 प्लस माइनस 7 हो, 300 प्लस माइनस 7 हो, तो ये श्रेणी क्रम का तो आसानी से हो गया। अब इसमें देखो पार्श्व क्रम में जब करते हैं, है ना, जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, r डैश बराबर क्या होता है r1 r2 बटे r1 प्लस r2, है ना, तो r1 r2 करोगे आप, है ना, तो r1 कितना है बेटा 100, r2 कितना है 200 बटे r1 प्लस r2 100 प्लस 200, तो ये हो गया 100 गुणा 200 बटे 300, है ना, तो 0 से 0 कट गई, तो 200 बटे 3 आ गया ना, तो 200 बटे 3 बराबर कितना आ गया 66.7 ओम आ गया। r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 66.7, है ना। अब ये इससे मिल गया हमको, है ना। अब देखो ये क्या दे रखा है दूसरा, इसमें डेल्टा r डैश बटे r डैश स्क्वायर बराबर क्या है डेल्टा r1 बटे r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बटे r2 स्क्वायर। तो इसमें डेल्टा r डैश जब इधर रखोगे तो r डैश स्क्वायर का इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगा ना, है ना। जब इधर की तरफ आप क्या रखोगे, सिर्फ ये वाला रखोगे डेल्टा r डैश, तो इस r डैश स्क्वायर का इन दोनों से क्या हो जाएगा गुणा, तो डेल्टा r डैश बराबर क्या हो गया r डैश स्क्वायर गुणा डेल्टा r1 बटे r1 स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर गुणा डेल्टा r2 बटे r2, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, ये कितनी है 3 है, डेल्टा r1, है ना, देखो ये r डैश के नीचे r1 स्क्वायर लिख लिया, है ना, तो r डैश के नीचे r1 स्क्वायर लिखा, है ना, और गुणा क्या हो जाएगा डेल्टा r1, तो डेल्टा r1 कितना 3 है ना आपका, तो डेल्टा r डैश स्क्वायर बटे r1 स्क्वायर, तो डेल्टा r डैश कितना निकला आपका 66.7 था, और r1 कितना है आपका 100, तो 66.7 बटे 100 का स्क्वायर गुणा 3, है ना। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये डेल्टा r डैश स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर कर लो गुणा डेल्टा r2 हो गया, तो r डैश स्क्वायर कितना है ये 66.7 का होल स्क्वायर बटे r2 कितना है आपका, r2 ये था ना 200 था, तो 200, तो इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया गुणा डेल्टा r2 कितनी है 4, 200 ओम वाले में कितने की आपेक्षिक त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि है 4 की, तो गुणा 4 कर दिया। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो r डैश की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, इसकी त्रुटि की वैल्यू क्या आ जाती है 1.8 आ जाती है ना। तो r डैश बराबर क्या लिख सकते हैं 66.7, है ना, ये निकला था ना r डैश 66.7 प्लस माइनस 1.8, ठीक है ना। तो ये समांतर क्रम संयोजन के लिए निकाल लिया, है ना। अब मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि, किसके प्रकरण में, घातों के प्रकरण। तो देखो ये बहुत ही आसान है, इसमें क्या करते हैं बेटा कि जैसे z बराबर a स्क्वायर है तो इस 2 को पहले ले आओ, है ना, तो 2 डेल्टा a अपॉन a, है ना। तो इस केस में, है ना, डेल्टा z अपॉन z बराबर क्या हो गया डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, तो क्या हो गया 2 डेल्टा a अपॉन a, है ना, क्योंकि a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a गुणा a लिख सकते हैं ना। तो गुणनफल में जो त्रुटि होती है वो क्या होती है ना, गुणनफल की जो त्रुटि होती है वो किस तरह से होती है, डेल्टा a अपॉन a होती है कि नहीं होती है ना, आपेक्षिक त्रुटि होती है वो। तो इसकी और वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो डेल्टा z अपॉन z क्या हो गया डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा, तो ये 2 डेल्टा a अपॉन a, है ना। तो a स्क्वायर अगर है तो 2 डेल्टा a अपॉन a की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3 डेल्टा a अपॉन a की पावर 7 है तो क्या हो जाएगा 7 डेल्टा a अपॉन a, है ना। तो जैसे इसके लिए व्यापकीकरण कर दिया, इसका जनरलाइजेशन कर दिया, तो z बराबर क्या हो गया a की पावर p, और अगर माना b की पावर q बटे c की पावर r है, तो इसमें त्रुटि कितनी डेल्टा z अपॉन z कितनी हो जाएगी p डेल्टा a अपॉन a, p को आगे ले आओ,
है ना, फिर Q डेल्टा B अपॉन B। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि ये बटे में जो C⁻r है तो बटे में नहीं करेंगे, ये भी त्रुटि क्या होगी, जुड़ेगी। जैसे उसमें आया था ना, चाहे भागफल हो चाहे गुणनफल हो, त्रुटि हमेशा क्या होती है, जुड़ती है ना। तो ये जो बटे में C की पावर R है, इसका भी क्या होगा, सिंपली जुड़ेगा, ऊपर ही जाके जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, R डेल्टा C अपॉन C। अतः यह नियम यह है कि किसी भौतिक राशि जिस पर k घात चढ़ाई गई है की आपेक्षिक त्रुटि उस व्यष्टिगत राशि की आपेक्षिक त्रुटि की k गुनी होती है ना। जैसे इसमें दिखा रखा बेटा, देखो A4B1/3 है ना, बटे CD की पावर 3 अपॉन 2। तो इसमें आपेक्षिक त्रुटि कितनी हो जाएगी, 4 डेल्टा A अपॉन A है ना। देख आ गया ना, देख लो, ये क्योंकि पावर 4 है ना, तो 4 डेल्टा A अपॉन A। फिर इसकी पावर कितनी है, 1/3 डेल्टा B अपॉन B, 1/3 डेल्टा B अपॉन B। फिर इसका क्या हो जाएगा, बटे में है लेकिन ऊपर ही जाएगी ये, C की सिर्फ पावर 1 है तो डेल्टा C अपॉन C। D की पावर कितनी है, 3/2, तो ये भी जुड़ेगा 3/2 डेल्टा D अपॉन D ना। तो इसी तरह से बेटा ये नेक्स्ट वाला जो है, इसमें भी जैसे ये t बराबर 2π√L/g, ये इसका टाइम पीरियड दे रखा है ना। तो इससे किस में त्रुटि पूछ रहा है, ये किसी सरल लोलक का दोलन काल ये है, L का मापित मान 20 सेंटीमीटर है, जिसमें 1 मिलीमीटर तक की यथार्थता है, और समय को 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड्स है। तो यहाँ g के निर्धारित मान में देखो बेटा, इससे g की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, है ना। तो इसको स्क्वायर कर दोगे, t² बराबर क्या हो जाएगा, 4π², और इसके ऊपर से अंडर हट जाएगा तो L/g। तो इससे आपको g की वैल्यू निकलेगी। इससे किसकी वैल्यू निकलेगी, आपके पास g की वैल्यू निकलेगी। तो g की वैल्यू ये आ जाती है ना, g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4π² L/t², ठीक है ना। तो अब इसमें जो डेल्टा G अपॉन G होगा, है ना, इसमें डेल्टा G अपॉन G होगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 4π² तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको तो छोड़ सकते हैं अपन, ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो L/t², तो L का तो क्या होगा, डेल्टा L अपॉन L, और बटे t², तो बटे को तो ध्यान में रखेंगे नहीं हम, तो t² क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा t अपॉन t, है ना। तो डेल्टा L अपॉन L प्लस 2 डेल्टा t अपॉन t, है ना। डेल्टा L अपॉन L कितना है, 0.1/20, इसमें दे रखा है ना, इसमें है ना कि कितनी है, 1 mm की त्रुटि है किस पे, 20 सेंटीमीटर पे। तो 1 mm के सेंटीमीटर बनाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, 0.1/20 हो गया, है ना। और डेल्टा t अपॉन t कैसे निकलेगा, 1/90, क्योंकि क्या कह रहा है देखो, है ना, कि 1 सेकंड वाले विभेदन कलाई घड़ी में मापने पर यह पाया जाता है कि दोलक के 100 दोलनों का समय कितना है, 90 सेकंड से। तो 90 सेकंड पर 1 सेकंड से तो क्या हो गया, 1/90। तो डेल्टा t अपॉन t कितना हो गया, 1/90, और 2 इसमें आगे, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0.027 आ जाता है ना। तो जब परसेंटेज त्रुटि करो तो इसको 100 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2.7 हो जाएगा। 2.7 का वो कर दिया तो कितना आ गया, 3% हो गया। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।